नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण की दहलीज पर हैं। मोदी का दक्षिणायन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज सुबह केरल के पलक्कड़ में रोड शो करने के बाद तमिलनाडु के सेलम पहुंचे। वहां भी उन्होंने रोड शो किया। सेलम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु से मिल रहे समर्थन को देखकर इंडिया अलायंस वालों को दिक्कत हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि भाजपा को इस राज्य में कितना प्यार मिल रहा है। पीएम मोदी 5 दिन का दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा 16 मार्च को तेलंगाना से शुरू हुआ था और इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के दौरे किए हैं। 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने निशाना साधा विपक्ष पर। इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक घोषणा पत्र जारी कर दिया उन्होंने कि इंडिया अलायंस की रैली में उन्होंने अपना जो घोषणाएं की जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इंडिया अलायंस की लड़ाई जो है वो शक्ति के खिलाफ है। मोदी ने कहा कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। शक्ति की बात अब जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर के वो लगातार हमलावर हैं। दक्षिण की जो स्थिति रही है उस स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो दक्षिणायन रुख है वो क्या क्या रुख बदलेगा, और साथ ही प्रधानमंत्री के ये रोड शो और 5 दिन का दक्षिण भारत का दौरा चुनाव में कितना प्रभावी होने वाला है और क्यों दक्षिण की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस बार ज़्यादा है। क्योंकि पिछले 3 आम चुनाव देखें तो केरल में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार फोकस क्यों है? वो जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या वो बिना दक्षिण के पूरा हो पाएगा? और क्या 400 पार का नारा पूरा करने के लिए, उस ब्रह्मवाक्य को सार्थक करने के लिए ही दक्षिण का रुख किया जा रहा है? तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष सैनी जी। आशीष जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की या फिर मोदी के दक्षिणायन होने की, कि दक्षिण की दहलीज पर दस्तक दी जा रही है। क्या 400 पार का नारा, 400 पार का वह ब्रह्मवाक्य सार्थक करने के लिए दक्षिण की दहलीज पर अब दस्तक दी जा रही है, या फिर दक्षिण की सीटों पर अब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए? क्योंकि दक्षिण की राजनीति अलग शैली में रही है शुरू से ही, तो दक्षिण भारत का रुख करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सूरज जी, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है जी, वो उत्तर भारत क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा भिन्नता रखता है जी, तो उसके परिणाम स्वरूप वहां पर जो हमारा जनाधार है जी, वो उत्तर भारत की तुलना में दूसरे तरीके का है। मतलब हम अलायंस में हैं, जी, हम मूल धारा से वहां जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे केरल में हमको कोई सीट नहीं मिली थी, हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं कि केरल में हमारा खाता खुले जी, और हम वहां से भी अपना कोई प्रतिनिधि चुन करके लाएं, वहां से हमको कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त हो। जी, ऐसा हमारा प्रयास है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिण भारत के जो और क्षेत्र हैं उनमें हमें जन समर्थन तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी इतना जन समर्थन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है कि हम लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व हासिल कर सकें। ठीक है। तो इसको हम बेबाकी से स्वीकार करते हैं कि हमारा इस बार प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 दिन का प्रवास उत्तर भारत में चल रहा है जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी और हमारे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के और जो वहां के प्रदेश स्तर के हैं, उनका भी ये मंथन चल रहा है, ये प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से हम वहां के लोगों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करके, वहां की जनता को अपने साथ जोड़ करके और वहां का हम जनाधार अपने साथ जोड़े और वहां का प्रतिनिधित्व भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में आए। ये हमारा प्रयास है। ठीक है। तो मेरा सवाल प्रकाश जी, मेरा सवाल इसलिए है कि जी, आप सत्ता में 2014 से हैं,
मोदी सरकार 2014 से, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, तब दक्षिण भारत की ओर रुख नहीं किया गया। इस बार क्या विशेष प्रयोजन है कि सिर्फ जन समर्थन हासिल करने के लिए, वहां के प्रतिनिधियों का सदन में उपस्थित होने के लिए, या फिर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है जो 2014 में जो बात हुई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि वहां दूसरे अलायंस का प्रभुत्व है, वहां पर कांग्रेस की सीटें आई हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि केरल में पिछले 3 चुनाव में एनडीए की, आपके अलायंस की भी एक भी सीट नहीं आ पाई थी, तो इस बार उस परंपरा को तोड़ने का उद्देश्य है। देखिए सूरज भाई, जब हमारी पहले सरकार रही है जी, हमारे जो माननीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो भी हमारे पास साथ दक्षिण भारत का अलायंस था, जयललिता जी हमारे साथ रहे। हाँ, हमने प्रयास किया वहां पर जी कि हमको जनाधार मिले और हम वहां पे मजबूती के साथ लोगों के बीच पहुंचे, अपनी बात रखें जी, और वहां से भी हमको प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन उसमें हम उतना कामयाब नहीं हो पाए जितना कामयाबी हम चाहते थे जी, या जितना हमें कामयाब होना चाहिए था। क्या बिना दक्षिण बिना दक्षिण के प्रभुत्व के या भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर लेगी? देखिए, बिना दक्षिण के प्रभुत्व के भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर लेगी, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन पूरे भारत का जब प्रतिनिधित्व हो और 400 आंकड़ा पार होगा, हाँ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वापस आता हूं, आपने कहा कि दक्षिण भारत मिलाकर के यदि 400 का आंकड़ा पार होता है तो पूरे भारत पर जीत हो सकती है, पूरे भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो सकता है। आशीष सैनी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरे भारत के हर राज्य से, हर प्रांत से वो अपने प्रतिनिधि चुनकर लाना चाहते हैं, अलायंस में पहले रहे हैं, इस बार इंडिपेंडेंट चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से, प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत करके सदन में, और भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति हर जगह दर्ज हो। आपको लगता है कि दक्षिण का जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुख किए हैं, दक्षिण की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं, या मोदी का जो दक्षिणायन रुख है उससे आपके जनाधार को कुछ नुकसान हो सकता है? क्या वहां आपका जनाधार खसकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, 2014 में और 2014 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूरे देश में चुनाव लड़ने की कोशिश की है और सब जगह अपना प्रचार प्रसार किया है। इनके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है। इस देश के हर कोने में प्रयास करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। मुझे तो पहले तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, जैसे आपने कहा कि उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की है, जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस दिन से लेकर आज तक वो प्रचार ही कर रहे हैं। वो बीच में उन्होंने भी कोई ऐसा काम करने का अवसर नहीं मिला जो वो प्रधानमंत्री के रूप में कर सकते। दूसरी बात, मैं एक आपत्ति आपके सामने करूंगा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा इंडी अलायंस, हाँ, जबकि वो इंडिया अलायंस NDIA पूरा है। प्रधानमंत्री की एक आदत है कि वो बड़ी हल्की बात करते हैं, पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री को और जो अक्सर समर्थक है वो आधा अधूरा नाम लेते हैं, वे जोड़ी के लोग होते हैं वो हमेशा से करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलते हैं, हाँ, चाहे वो अपना प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से दिया गया भाषण हो अथवा जो चुनावी रैलियों में भाषण करते हैं। ठीक है, तो इनको जो प्रचार अभियान है वो दूसरा है। दूसरा, जो साउथ के लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या नॉर्थ इंडिया के लोग हैं या अन्य जो पहाड़ी लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ में और जुमलों में फंसने की जो कैपेसिटी है हमारे उत्तर भारत के लोगों की है, वो शायद साउथ के लोगों में उतनी नहीं है। आशीष सैनी जी, एक सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। आशीष जी, एक सवाल का जवाब चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा कि अमेठी परंपरागत सीट हुआ करती थी, राहुल गांधी वहां से चुनाव हार गए, वायनाड पहुंचे। क्या इस बार बीजेपी का टारगेट यदि वायनाड सीट होता है तो आपके पास उसकी काट क्या है? देखिए, वायनाड पर तो कोई ऐसा कारण नहीं, मैं जो बात बता रहा था मैं उसी के कंटिन्यूएशन में ये सवाल भी शामिल कर लेता हूँ। जब हम नॉर्थ इंडिया पर आए, नॉर्थ इंडिया के लोगों ने 2014 और 2019 लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर और मंच से दिए गए जुमलों के आधार पर और इनके जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट है उनके जो बहुत मोटा काला धन इनको दिया गया है, उसका बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का रूप दे दिया गया, उसके आधार पर जो जिस तरीके से ये बहुत बड़े प्रभाव से लोग करते हैं, तो उत्तर भारत में लोग प्रभावित हो जाते
जाता है, साउथ में शायद इतने प्रभावित नहीं होते। लेकिन अब समस्या क्या आ गई है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, हाँ। वो भी अब समझदारी से मुद्दों पर बात करने लगे हैं। जैसे ही मुद्दों पर बात होनी शुरू हुई, भाजपा के पैर उखड़ने शुरू हुए, तो इन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार। हाँ। मैं कह रहा हूँ जब 303 सीट आपको मिली, तब आपने ऐसा कौन सा काम था जो आपका छूट गया, जो आप 400 पार करने के बाद आएंगे? तो हमें भी आश्चर्य था कि पता नहीं ऐसा प्रधानमंत्री जी ने क्या तय किया होगा। लेकिन इनके कुछ सांसदों ने अपने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में वो बात व्यक्त कर दी कि देश के संविधान को समाप्त करके, जो देश के चाहे जातिगत रूप से कमजोर वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, या क्षेत्र के आधार पर वो विगत क्षेत्रों में रहते हो, तो उनके अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए इनको 400 पार की जरूरत है। इन्हें 2/3 बहुमत चाहिए ताकि देश के संविधान को तोड़ सके। जातिगत जनगणना की बात तो आप कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, जातिगत जनगणना की बात तो क्यों की जा रही है, और मैं जो बात कह रहा हूँ वो अलग क्यों है जी। प्रधानमंत्री की जो भाषण प्रधानमंत्री देते हैं, चाहे चुनावी सभाओं में दे या अपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में दे, वो झूठ का पुलिंदा है। लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। खासकर उन लोगों में नाराजगी ज्यादा है जिन्होंने 2014 से 19 तक लगातार उनकी सरकारें बनाने का काम किया है। और अभी आप देखेंगे राजस्थान में इनकी सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, राजस्थान में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद इन्होंने कहा कि हम वो जो 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा था वो हम नहीं देंगे। और इन्होंने जबकि सदन में आकर कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं, वो सारा झूठ इन्होंने बोला। और अभी भी प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं कि हम राजस्थान में 450 सिलेंडर दे रहे हैं। ऐसे हजारों उदाहरण है। ठीक है। प्रधानमंत्री के झूठ पर जब सवाल खड़े होने शुरू हुए तो इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया है आपके वो उन्होंने नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन मनोवादी प्रवक्ताओं को दिया है, हाँ। और उन पदाधिकारियों को दिया है कि देखिए हम संविधान बदल देंगे, हम गारंटी देते हैं कि संविधान और देश का जो पूरा तंत्र है वो केवल उद्योगपतियों के लिए काम करेगा, पाखंडियों के लिए काम करेगा, इनको पूरा अवसर प्रदान करेगा। आपकी बात लेकर के वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, आपकी बात लेकर जाओ, वापस आपके पास आऊंगा और मैं मेहमान हैं उनको भी समय दूंगा। हेमंत जोशी जी, आपके पास अभी आना चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और जाति की बात यहाँ पर आई है। यहाँ बात आई है कि दक्षिण की सीटों पर पहले प्रभाव नहीं रहा है, इस बार चूंकि नरेंद्र मोदी का फोकस, भारतीय जनता पार्टी का फोकस दक्षिण पर है। 400 पार का नारा जो दिया है वो बताया कि झूठ का पुलिंदा है, और जो घोषणाएं की है मंच से झूठ बोल रहे हैं, सदन में उन्होंने झूठ बोला। ये जो तमाम चीजें हैं, आप जिस अलायंस से हैं, जिस आपकी पार्टी जिस अलायंस में, आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जनता तक पहुंचाने में आप कामयाब हो पाएंगे? हाँ, 100% हो पाएंगे। आपकी इंडिया अलाउंस बहुत अच्छी तरह से मैंडेट प्राप्त करेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का बार बार बड़े बड़े बयान देना, वो फ्रूटफुल नहीं होता, वो जमीन पर नहीं उतरता है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में देखिए, जो फार्मा कंपनी वैक्सीन बनाती है वो कंपनी भी इनको पैसा दे रही है। हाँ। मतलब वो क्या वैक्सीन के टाइम पे क्या किया होगा इन्होंने भगवान मालिक है। जिस कंपनी का इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिसका प्रॉफिट ही 1.5 करोड़ रुपए है, वो 90 करोड़ का चंदा देती है। मतलब सब गोलमाल है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे जो इन्होंने नंबर 2 का काम किया है वो जनता तक पहुंचेगा, और 21 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता समझ जाएगी कि किसने देश को बंटारा किया। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एसबीआई 21 तारीख को पूरी जानकारी के साथ एक खिलाफनामा प्रस्तुत करे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात मैं करूंगा, जैसे आपने बात कही कि आप गठबंधन के साथ हैं, उस गठबंधन में गठबंधन के एक नेता राहुल गांधी जब शक्ति की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस पर पलटवार करते हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आता कि उन्होंने ये इसलिए कहा, या उसकी सफाई में कोई बयान नहीं आता। फिर देखिए, हमें किसी पे बयान देने की जरूरत नहीं है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और इस बार आपको दिल्ली और पंजाब में जो सीट का रेशो वो इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ दिखेगा। दक्षिण में आपकी कोई भूमिका हो पाएगी? क्योंकि आपने कहते हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो केवल पंजाब और दिल्ली तक सीमित होकर रह गए हैं आप, या दूसरे राज्यों में भी अपनी कुछ भूमिका रहेगी? नहीं, पूरे इंडिया में होगा, भरूच में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा। सब दूर जो हमारा वोटर है वो इंडिया गठबंधन को वोट देगा। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आऊंगा। बात कर रहे हैं हम मोदी के दक्षिणायन होने की और दक्षिण की दहलीज पर दस्तक देने की। आपको लगता है कि ये जो तमाम चीजें आ रही हैं कि दक्षिण में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी इसलिए फोकस करे, जो अभी कहा है शास्त्री जी ने कि इस बार इसलिए ज़्यादा फोकस है क्योंकि वहाँ का प्रतिनिधित्व चाहते हैं और देश के हर राज्य से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीतकर सदन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, इसके बजाय कि वहाँ से जीतकर आए हुए प्रत्याशी, वहाँ से जीतकर आए हुए सांसद विपक्ष में बैठें। इससे बेहतर कि वो सत्ताधारी दल के साथ और जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है उस दल के साथ वहाँ बैठे और उनके प्रत्याशी जीत कर। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस मिशन में सफल हो पाएगी? देखिए सूरज जी, इस बार मोदी जी का पूरा फोकस आज से नहीं है,
जब ये इस टर्म की उन्होंने सरकार में कमान संभाली थी जी तब से उन्होंने काशी में एक संगम किया था। इसमें तमिल और काशी के लोगों को एक साथ एक जगह पर गंगा नदी किनारे पर इकट्ठा किया था जी और वो एक बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन जिसका नाम था। हाँ वो शायद अभी वक्ता लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। वो उसी दिन उस कड़ी की शुरुआत हो गई थी जब मोदी जी ने तय कर लिया था कि मुझे साउथ की सीटें, क्योंकि उनको हर बार ये लगता था कि कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दें हाँ तो उनकी कभी सीटें लोकसभा से नहीं आती थी। हाँ अभी हम छोटे से गणित की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में जो सीटें हैं वो 39 है लोकसभा की, केरल में 20 है, तेलंगाना में 17 है, आंध्र में 25 और कर्नाटक में 28 है। टोटल मिलाते हैं तो 129 सीटें होती जी हैं। बिल्कुल। अब 129 सीटों में से बीजेपी को यदि 400 पार का नारा सार्थक करना है तो उसे कम से कम 50 से 100 सीटों पर जाना पड़ेगा। बराबर। और ये बड़ी मुश्किल टास्क है क्योंकि हिंदी भाषी बेल्ट में तो भाजपा बहुत मजबूती से उभरती है, लेकिन दक्षिण भारत में उसको असफलता हाथ लगती है। तो मोदी जी ने इस मर्म को समझ लिया है और अभी जो उनका दौरा है 120 घंटे का दौरा है, हाँ। जिसकी अब दौरे की शुरुआत पे आपने बात की जी। तो 120 घंटे और 129 सीटें। और जब वो भाषण की शुरुआत करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय जनता की भाषा शैली में वो बात करने के लिए उतरते हैं। हाँ। तो ये बात सही है कि वे उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने के लिए पिछले 5 साल से लगे थे और अब जाकर के उन्हें लगता है कि ये चुनाव का जो समय आ गया है, निकट समय है। और ये इस बार का चुनाव आप ये देखिए ये किसी मुद्दे पर नहीं है, ये केवल मोदी की प्रतिस्थापना होना है या नहीं होना है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुद्दे लगभग केवल बयानों पर चलते हैं। हाँ। महंगाई कोई मुद्दा नहीं बचा क्योंकि विपक्ष ने उस मुद्दे को बुलाया नहीं। जी ठीक है ना। जितने अलायंस की बात हम करते हैं वो बयान देते हैं कि शक्ति का जब अपमान करते हैं तो मोदी जी उसे अपना इश्यू बना लेते हैं। हाँ। जब उनने कहा कि मोदी जी हिंदू परिवार नहीं है तो उन्होंने भारत को पूरा परिवार बना दिया। बिल्कुल। मोदी कोई चाल विपक्ष की चलने नहीं दे रहे अपने पर। हाँ। इससे स्पष्ट होता है कि अभी बयानों में कम से कम विपक्षी दलों को थोड़ा संतुलन बरतना चाहिए। और रहा सवाल दक्षिण का, तो दक्षिण के मामले में बिना दक्षिण की यात्रा के ये नैया पार नहीं होगी, ये मोदी जी जानते हैं। और इसलिए सर्वाधिक समय और सर्वाधिक मुद्दे यहाँ पर वे पूरे कर सकें इस दिशा में वे काम कर रहे हैं। बिना दक्षिण के नैया पार नहीं होगी, ये 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा, ये बात कही जा रही है। लगभग 50 सीटें दक्षिण के राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी अलायंस को जीत कर लानी होगी, तब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और वेद प्रकाश जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि आशीष सैनी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से झूठ बोलते हैं। राजस्थान का उदाहरण दिया उन्होंने कि पहले घोषणा की थी सिलेंडर की, फिर मना कर दिया और अब फिर घोषणा कर रहे हैं कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आशीष सैनी जी को आप इस बात का जवाब दें। दूसरी बात, जो बात कही जा रही थी कि ये जो चीज़ है, कोशिशें पहले भी की गई हैं, नाकामयाबी रही है, लेकिन अब कोशिश आगे बढ़ के की जा रही है। तो आशीष सैनी जी की बात का जवाब देते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर भी दें। सूरज जी, जो आशीष सैनी जी हैं वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा कही गई बात पर इतनी आसानी से ये कह देना कि वो झूठ बोलते हैं, ये बात इनको शोभा नहीं देती और कि अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, आप राजनीतिक विरोध करें, आपको पूरी स्वतंत्रता है। हाँ। आप स्वतंत्रता है, आप राजनीतिक विरोध करिए, मुद्दों का विरोध करिए और खूब डट के चुनाव लड़िए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से झूठ बोलते हैं और वो बात आज आप कह रहे हैं जब सूरज जी आपको डिबेट में बुलाते हैं तब, इसके पहले न तो सदन में आप उठाते हैं बात और ना आप इसको लेकर के कोई आंदोलन चलाते हैं, न कभी आप सड़क पे उतरते हैं। तो इससे लगता है कि आप जो हैं, जो आपका ये इंडिया अलायंस कहा जाता है, तथाकथित जो अलायंस आपका है, ये तो नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन। हाँ। तो इसलिए आप इस तरीके के जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपने कहा है कि मनवादी। हाँ। आप मनवाद का विरोध करते हैं, आप शक्ति का विरोध करते हैं, आप राम का विरोध करते हैं, आप कृष्ण का विरोध करते हैं, आप सनातन धर्म का विरोध करते हैं और वो बातें सब पूरी जनता के सामने खुल करके आ गई। आपके नेता
खुलेआम कह रहे हैं हमको सख्ती से। ठीक है, वेद प्रकाश जी वापस आ रहा हूँ। आशीष सैनी जी, आपने वेद प्रकाश जी के वक्तव्य पर इनकार किया, नकार जी, आप ही के पास आ रहा हूँ आशीष जी। आपने उस बात को नकारा है, तो लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि आप राजनीतिक विरोध करें, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विरुद्ध इस तरह की जो टिप्पणी आप कर रहे हैं वो उन्होंने कहा कि अशोभनीय है, तो उस पर आपने इनकार किया। देखिए, अगर वेद प्रकाश जी को दरअसल एक भ्रम हो गया है, ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो जो हमारे वक्तव्य होंगे और जो परफॉर्मेंस होगी, जो रिपोर्ट कार्ड होगी, वो देश के प्रधानमंत्री की होगी। आपकी पार्टी में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई आदमी जवाबदेह नहीं है और प्रधानमंत्री कभी तत्काल वार्ता करते नहीं है। हाँ। तो ये सवाल हम कब पूछे? आपने कहा कि सड़क पर आंदोलन करो, हाँ। और मुद्दों पर बात करो। हाँ। राहुल गांधी जी ने अपनी 2 भारत जोड़ो यात्राओं में कब जनता के मुद्दों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, आपकी सरकारी लूट की, आप देखिए कि जो पार्टी आपने कहा ना, मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, आप लोग, हम लोग 140 करोड़ लोग नहीं है। मोदी जी का परिवार है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, जो लोग बैंक से लोन लेकर भागे, देश छोड़कर भागे, वो मोदी जी का परिवार है। और जो लोगों ने लोन लिया हुआ है, मोदी जी ने 11 लाख करोड़ रुपए जिनका माफ किया है, वो मोदी जी का परिवार है। तो ये जो बात कही जा रही है कि देश का परिवार, देश जो है मोदी का परिवार है, पूरा देश, ये सही नहीं है क्या? नहीं, ये देश मोदी का परिवार नहीं है। मोदी का परिवार केवल उनके 15 उद्योगपति मित्र है। हाँ। मोदी जी का परिवार उनके वो लोग हैं जिनका उन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, और मोदी जी का परिवार वो लोग हैं जो देश का पैसा लेकर यहाँ से देश छोड़कर भाग चुके हैं। मैंने देखा है आशीष जी, मैंने देखा है कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर, कई लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने देखा है, ऐसे लाखों लोग हैं, वो एक आंकड़ा भी जारी किया है। सूरज जी, आप ही की बात, आपसे आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ आशीष जी, नहीं कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार, तो इस बात को क्या कहेंगे फिर आप? बिल्कुल लिखा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके परिवार में कौन कौन लोग, मैं और बता रहा हूँ। उनके परिवार में वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, बड़े पदाधिकारी हैं। अगर वो अपने सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे कि मोदी का परिवार है, उनको निकाल देंगे। मोदी का परिवार वो लोग हैं जो बलात्कार के, दुराचार के और तमाम तरह के आरोपों में फंसे हुए हैं। मोदी का परिवार वो है जो देश की महिलाओं को सड़क पर अपमानित करने का काम करते हैं। मोदी जी का परिवार वो है जो दूसरे दलों के परम भ्रष्टाचारी नेता है, और जो जिनके गले तक भ्रष्टाचार है, ईडी सीबीआई जब उनके गले तक पहुंच गई, कार्रवाई होने की नौबत आई, तो तुरंत पहला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाता है। वो लोग मोदी जी का परिवार है। मोदी जी का परिवार वो लोग हैं जो पूरे अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं और लोगों को लड़ाने की और नफरत फैलाने की बात करते हैं। देश की तरक्की और बेरोजगारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी का परिवार वो लोग हैं जो सिलेंडर की, जो महंगाई को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई हो रही है, और वो बड़ी बेशर्मी और बेहयाई से ये बोलते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है। जो निर्लज लोग अगर महंगाई को मुद्दा नहीं मानते, वो देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, ये मैंने मोदी जी के परिवार की, अब मोदी जी की गारंटी आ रही है। मोदी जी गारंटी क्या है कि वो जो मन से बोलेंगे वो कभी पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पता नहीं है कहाँ है। उन्होंने कहा मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। सूरज जी, मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं वेद प्रकाश जी से कोई उम्मीद नहीं करता, मुझे आप बताइए कि हिंदुस्तान के एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए जिसे घोषित किया गया हो। नंबर 1 बात, इन्होंने कहा कि चीन से लाल आग करके बात करेंगे। 20 हमारे सेना के जवानों का गर्दन काट दी गई, उनको मार डाला गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने भारत में हमला किया, इन्होंने ISI से जांच कराई। आशीष जी, एक सवाल आपने मुझसे पूछा है कि मैं नाम बताऊं, आपने एक सवाल पूछा, वो आपने सवाल पूछा कि आज जिसे स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, कई शहरों को घोषित कर दिया गया, ये अलहदा विषय है कि वहां कितना काम हुआ है, कितनी पूरी हुई है, कितनी अधूरी है। लेकिन जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि एक नाम आप बताइए, तो देश के कई हैं, मैं भोपाल की बात कर लूं, ग्वालियर की बात कर लूं, जबलपुर की बात कर लूं, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की बात कर लूं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। नहीं, नाम है, लेकिन किसी को भी भारत की सरकार ने स्मार्ट सिटी घोषित अभी तक नहीं किया है। ये मैं आपके चैनल पर बैठकर आपको जानकारी दे दूं। ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री की गारंटी बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दरअसल उसका असली अर्थ था कि अपनी बेटियों को भाजपाइयों से बचाओ। इन्होंने आज तक चिन्मयानंद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बिभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई क्या है कि उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे। अब मैं तीसरी एक और बात बता रहा हूँ, मेरा 10 सेकंड का काम और है, समय का ध्यान रखें, और मेहमान हमारे साथ हैं जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा का सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनके नेता के प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, जब हमारा विरोध होगा तो इन्होंने 54 मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल खरीदे हुए हैं,
मैं उनके नाम बता सकता हूँ। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। उस पर चर्चा करूंगा तो आपको आमंत्रित करूंगा, आप जरूर नाम गिनाइएगा, क्योंकि समय की सीमा है। आशीष जी वेद प्रकाश जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। नहीं, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए। समय की सीमा ध्यान रखें, सबसे ज्यादा समय आपको दिया है मैंने जी। सुबह शाम नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट लगातार चलाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं का 5 सेकंड की बाइट चलाई नहीं जाती। उन चैनलों पर सुबह शाम नफरती एजेंडा, और उन चैनलों के बड़े पत्रकार, है जो एंकर और शाम को बैठते हैं। ठीक है आशीष जी समय की सीमा है। वेद प्रकाश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें, समय की सीमा है। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात ये सूरज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इनको देश की किसी भी संस्था पर विश्वास है? न तो इनको मीडिया पर विश्वास है, न इनको ईडी पर विश्वास है, न इन्हें सीबीआई पर विश्वास है, न भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, न देश की सरकार पर विश्वास है, न इनको सनातन धर्म पे कोई आस्था है, न इनको शक्ति पर कोई आस्था है, न इनको राम से कोई आस्था है। मतलब ये कि सीधी, देखिए मैं बीच में नहीं बोलता, सैनी जी मैं बीच में नहीं बोलता, गलत बात है ये। आप सुनिए, पहले आप सुनिए ना, आप सुनिए। धर्म क्या नहीं, आप जो अधर्मी लोग हैं उनको धर्म का तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म से इस देश में सरकारें कैसे चलती हैं, राम के प्रति आस्था कैसी होती है, मातृशक्ति की वंदना कैसे की जाती है। ये आपको मैं पूछ रहा हूँ सेंगर कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? आप जरा बताइए ना, आपकी याददाश्त अगर अच्छी है तो। ठीक है वेद प्रकाश जी, आशीष जी वापस आता हूँ, आप दोनों का वापस आऊंगा। ठीक है बोलने का काम करते हैं, आशीष जी, वेद प्रकाश जी करने का काम करते हैं। आशीष जी, वेद प्रकाश जी, आप दोनों का वापस आऊंगा। हमारे साथ और मेहमान है, मैं आपको बता दूं। तो आपके वेद प्रकाश जी, आशीष जी 4 पे आ जाओगे। ठीक है वेद प्रकाश जी, वापस आता हूँ आपके पास में। धर्म आपकी बपौती नहीं है। वापस आऊंगा आशीष जी आपके पास भी। हेमंत जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो तमाम बातें, हेमंत जी आपके पास आना चाहूंगा। आशीष जी, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी समय की सीमा है हमारे साथ। हेमंत जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात तमाम आ रही है कि ये इस तरह की चीजें हैं कि हाँ ये नहीं हुआ, मुद्दों की बात हो रही है। यहाँ एक बात आ रही है कि क्या जो अलायंस है, विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन के पास क्या रणनीति है 2024 का चुनाव लड़ने की? और आप देख ले कहीं पे भी महिला सुरक्षा का मुद्दा है, सभी जो मुद्दे हैं वो उस पर कोई निराकरण हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है। आपकी रणनीति क्या है? आपके गठबंधन की रणनीति क्या है? हाँ, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और जनता बरोबर प्रतिसाद देगी हमें। इनकी जो नीति है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके जनता को गुमराह करने की कोशिश है, वो पूरी नहीं होगी। हम जो मूलभूत मुद्दों उसके लिए जाएंगे, ना शिक्षा में काम होना। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि अरे आपके तो तोमर साहब थे, चुनाव से पहले थे, इतने करोड़ रुपए के, वो मामला कहाँ चला गया? मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचारियों ने मिलकर के एक गठबंधन बना करके तैयार किया, और जब आधे लोग उसमें से भाग गए। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो भागे घूम रहे हैं। आज उनको नोटिसें मिल चुकी हैं ईडी मशीन में आने के बाद, जाएंगे नहीं, वो अपने को ईमानदार घोषित करते हैं। एक साल में ईमानदार हूँ। ठीक है शास्त्री ये कैसे होता है कि अगर वेद प्रकाश जी आप वहां जाइए, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर आनंद जी जोशी जी, नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। पूरी प्रक्रिया में, पूरी चर्चा में जो बात सामने आई है कि बीजेपी की सरकार है 2014 से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं की बात हुई कि महिला प्रताड़ित हो रही हैं, युवाओं की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, महंगाई की बात हुई, या ये तमाम चीजें हुई। आज जनता ये जानना चाहती है कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उनके पास आ रहे हैं तो वो किस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का निदान त्वरित होना चाहिए, जिनकी प्रतीक्षा दशकों से चल रही है, जनता वो जानना चाहती है क्या जो दूसरा गठबंधन है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, वो गठबंधन इस बात को लेकर जनता के पास जा पा रहा है, या केवल यही अगर बातें रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं किया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया, तो क्या ये बताना लाजमी नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे? यदि ये बातें नहीं होंगी तो जनता किससे अपेक्षा करे? फिर वो जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की हम बात करते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती है, वो सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी आधारभूत चीजों को कैसे संभाल पाएगा? देखिए सूरज जी, देश में सत्तारूढ़ दल जो होता है उससे 100% सब बातें पूरी हो जाएं, ये संभव नहीं है। जो वादे उनके पूरे, बड़े वादे तो उन्होंने पूरे किए हैं मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल में, खासकर राम मंदिर का देख ले, 370 का देख ले, और भी भाई ठीक है, रोजगार के पूरे साधन नहीं मिल पाए हैं, ये भी सच है। और इसके बावजूद मुझे सिर्फ ये बताइए कि राम मंदिर निर्माण में आशीष जी हमारे मुद्दे में था। वेद प्रकाश जी पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी क्या योगदान नहीं है? क्या भाजपा? वेद प्रकाश जी, सैनी जी, आशीष जी, मेरा आग्रह है उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं सैनी जी, ये रिया ना करें। आपका समय था, पूरा समय आपको दिया गया है। वेद प्रकाश जी, आपको भी पूरा समय दिया गया, आशीष जी आपको भी पूरा समय दिया गया है। अब मैं चाहूंगा कि जोशी जी अपनी बात पूरी करें, आप लोग निष्पक्षता से सुने। जी जोशी जी। देखिए, ये समस्या ये विपक्ष के साथ हमेशा है ना, वो मीडिया की बातें सुनना चाहते हैं ना जनता की बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए सदा विपक्ष में रहने की आदी हो गए। आप ये बात सुनिए कि यदि मोदी जी की सरकार से खामियां रह गई हैं तो विपक्ष को उन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाना चाहिए, अपना ब्लूप्रिंट उनको बताना चाहिए, जिसके बदले में ये करके देंगे। लेकिन ये आदि कचरा ज्ञान लेकर के चलते हैं, उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, वेद प्रकाश जी, आपको दिखाई नहीं देगा। आशीष जी, वेद प्रकाश जी, आपको दिखाई नहीं देगा। ये पता नहीं कहाँ से कौन सा आप शांत रहिए। मेरा ये कहना है कि पहले इनको अपने पक्ष को देखना चाहिए। जब इनकी पार्टी के लोग छोड़ के जाते हैं तब कोई मीडिया वहां नहीं होता है, न कोई बीजेपी का साथ छोड़ के जा रहे हैं अपने पक्ष को। आशीष सैनी जी, आपने अपनी पार्टी को छोड़ करके जाना, कोई भी दल हो, भाजपा हो या कांग्रेस, वेद प्रकाश जी, आप अपना घर देखिए, हमारे वहाँ के तो सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में है। ठीक है, तो कल तक आपके यहाँ थे तब शुद्ध थे, कल तक आपके यहाँ थे तब शुद्ध थे, वो सही थे? नहीं, आप चिंता मत करिए, चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया, ठीक है, ये माला लेकर ठीक है, सब जेल में होंगे। आपके जो राष्ट्रीय नेता है वो भी जमानत पे है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जोशी जी, नवीन आनंद जोशी जी, बहुत कम शब्दों में जनता क्या चाहती है? मैं यही कह रहा हूं कि जनता की अभी भी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विपक्ष को अभी जनता के समक्ष अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए। और ये संपर्क बढ़ाने के लिए उन्हें अपना मन मस्तिष्क खोल के काम करना होगा। सही है, दिमाग बंद रख के काम नहीं होगा, मन मस्तिष्क खोल के काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता तक वो बातें पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर के सशक्त विपक्ष की भूमिका जो वर्तमान में निभा पाएंगे। यदि विपक्ष की भूमिका, हाँ ठीक है, खूबियां हैं तो खामियां हैं और खामियां हैं तो खूबियां हैं, ये बातें जनता तक जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थों के चलते सिर्फ मुझे जीतना है, मेरी बातें ये हैं और जिसने जो किया है वो सही नहीं है, मैं जो करूंगा वो सही है, ये बातें जनता तक यदि पहुंचती हैं तो जनता भी भ्रमित होती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। वेद प्रकाश शास्त्री जी, आशीष सैनी जी, हेमंत जोशी जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मोदी ने दक्षिण के दहलीज पर दस्तक दी है, 129 सीटों का आंकड़ा है वहां पर, और जो 400 पार का ब्रह्म वाक्य दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब की बार 400 पार, क्या दक्षिण उस नारे को पूरा करने में, उस आंकड़े को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, और निभाने वाला है तो कैसे? ये 5 दिन, ये 120 घंटे का दौरा क्या खेल दिखाएगा, ये हमें चुनाव परिणाम बतलाएंगे। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।